मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इंजीनियर अमर सिंह राजपूत और ये आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री वल्लभ भाई अमर सर। देखो बेटा, आज मैं अभी तक केमिस्ट्री के वीडियो अपलोड करता था, लेकिन इसके साथ साथ फिजिक्स के भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज मैं इंटरमीडिएट क्लास 12 का फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आज अपलोड करूंगा। इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि पहला ही चैप्टर तुम्हारा है स्थिर विद्युतिकी, यानी यूनिट फर्स्ट जो है स्थिर विद्युतिकी। और इसमें जो भी चैप्टर हटाए गए हैं, जो कोविड-19 के द्वारा कुछ चैप्टर हटाए गए हैं। चैप्टर मतलब कुछ नहीं हटाया गया, थोड़ा सा एक हेडिंग हटा दी गई है, जो एक समान आवेशित पतले गोली कोश के भीतर व बाहर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, यानी गॉस के नियम से ये ज्ञात करना था। बस इतना हटाया गया है, लेकिन फिर भी मैं इस चैप्टर के लास्ट तक इसको डिस्कस जरूर कर दूंगा। कारण ये है कि कोविड-19 की समस्या तो आज है, लेकिन आने वाले टाइम पे तो ये करिकुलम में तो रहेगा, सिलेबस में तो ये रहेगा ही, ठीक। बस पेपर में नहीं आया आपकी बार। ओके बेटा, तो अगर आप लोगों ने ये मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि आपको पता है कि बेल आइकन से ही हमें नए अपडेट मिल पाते हैं, नए वीडियोस देखने को मिल पाते हैं। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा इस चैप्टर को, यानी फिजिक्स में स्थिर विद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा पहले चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है स्थिर विद्युतिकी। विद्युतिकी में क्या होगा? इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। स्टैटिक्स मतलब स्थिर है, स्टैटिक्स मतलब स्थिर है। इस चैप्टर का नाम ही है स्थिर विद्युतिकी, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया जाएगा जो केवल स्थिर है, जो केवल स्थिर है। ऐसे इलेक्ट्रॉन का अध्ययन किया जाएगा जो केवल स्थिर है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाएगी। उसका विद्युत क्षेत्र कैसा होता है, ठीक, यानी कि स्थिर आवेश के बारे में ही अध्ययन किया जाएगा इस चैप्टर में, इसीलिए इसका नाम है स्थिर विद्युतिकी। ओके बेटा, देखिएगा, अगर बात यह है कि स्थिर विद्युत आवेश, जो स्थिर विद्युत आवेश होता है, ये केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिमान आवेश तो दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र। तो पहले चैप्टर में, पहली यूनिट में हम स्थिर विद्युतिकी के बारे में, यानी वैद्युत आवेश जब स्थिर है तब जानेंगे। फिर इसके बारे में फिर अगली जब एक यूनिट पढ़ते हैं, यानी कि लगभग तीसरी यूनिट होगी, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में जाना जाएगा। उसमें क्या होगा? उसमें चुंबकीय यानी कि जो वैद्युत आवेश हमारा गतिमान रहेगा, तो गतिमान आवेश होगा तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र अध्ययन करेंगे। उसके बाद अगला हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टडी ही करना है स्थिर विद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। देखिए बेटा, तो इसको जानने के लिए इसके फर्स्ट टॉपिक यानी विद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम का हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। विद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम का इसमें स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा जानना पड़ेगा कि आवेश क्या होता है। आवेश होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम मात्रा, यानी इलेक्ट्रॉन की अधिकता व न्यूनता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो या जहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को वैद्युत आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता को वैद्युत आवेश कहा जाता है यदि किसी कण पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता है, n इलेक्ट्रॉनों की कमी अधिकता है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो उस कण पर टोटल आवेश Q बराबर होगा Ne। कितना होगा बेटा? Q बराबर Ne। यदि किसी कण पर n इलेक्ट्रॉन की अधिकता है या कमी है और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है, तो उस पर कुल आवेश होगा Q बराबर Ne, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसका मात्रक, इलेक्ट्रॉन यानी आवेश का मात्रक। तो बहुत चर्चित मात्रक है कूलाम। बहुत चर्चित मात्रक क्या है? कूलाम। और CGS मात्रक होता है ESU। CGS पद्धति में इसका एक मात्रक होता है ESU, इलेक्ट्रॉन स्टेट कूलाम। ओके बेटा, ESU होता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेट यूनिट। 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ ESU। इसका इलेक्ट्रॉन यानी कि आवेश का एक और मात्रक होता है बेटा फ्रैंकलिन। आवेश का एक और मात्रक होता है फ्रैंकलिन।
और नेक्स्ट चुंबकीय मात्रक होता है, आवेश का जो चुंबकीय मात्रक होता है EMU, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम, 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम होता है। तो बेटा ये हो गए आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक। ठीक, अब इसका बात करते हैं विमीय सूत्र कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। विमीय सूत्र बेटा हाई स्कूल में आपने पढ़ रखा है कि जो करंट होती है I बराबर Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आपने वहाँ पढ़ा है आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यदि t समय में प्रवाहित करंट I एम्पियर हो तो Q बराबर क्या होगा IT, Q बराबर I इंटू टी। ठीक बेटा, एक ये फार्मूला बन गया, ये आवेश का एक फार्मूला क्या बन गया, Q बराबर I इंटू टी। तो बेटा यहीं से इसका विमीय सूत्र निकलेगा। Q बराबर IT से I का होता है विमीय सूत्र कैपिटल A और T का होता है कैपिटल T। ये सब फर्स्ट ईयर बेटा पढ़ाया जा चुका है। इसीलिए आवेश का जो विमीय सूत्र हो गया AT, आवेश का विमीय सूत्र क्या हो गया बेटा AT। ओके, अब बात करते हैं कि आवेश की प्रकृति या प्रकार, आवेश की प्रकृति या प्रकार, यानी आवेश की प्रकृति कैसी होती है। भाई आवेश या तो धनावेश होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनावेश, धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज, धनावेश मतलब पॉजिटिव चार्ज। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ऋणावेश यानी निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। ओके बेटा, उसके बाद आवेश देख लिए, आवेश के बाद बल की प्रकृति या प्रकार देख लिए। उसके बाद आवेशों के मध्य बल की प्रकृति देखना है। पहले हमने देखा आवेश की प्रकृति, उसके बाद बल क्या लगता है। देखो बेटा, समान प्रकृति के आवेश, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल। मान लो बेटा धनावेश धनावेश है तो ये समान प्रकृति का है ना, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगा। अगर ऋणावेश ऋणावेश है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर धनावेश ऋणावेश आ गया एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं और ऋणावेश धनावेश भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। उसके बाद देखते हैं बेटा मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश को, इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहा जाता है। ठीक बेटा, यानी आवेशों की न्यूनतम मात्रा को, आवेश की न्यूनतम मात्रा को, आवेश की न्यूनतम मात्रा को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा यानी जो मिनिमम मात्रा यानी मिनिमम अमाउंट होता है आवेश का, उसे क्या कहा जाता है, आवेश की न्यूनतम मात्रा को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को ई से प्रदर्शित किया जाता है जिसका आंकिक मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। यानी आंकिक मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। लेकिन इलेक्ट्रॉन की प्रकृति निगेटिव होती है, इसे माइनस लगा के लिखते हैं। लेकिन आंकिक मान कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। मूल आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम मात्रा को मूल आवेश कहते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा को, आवेश की न्यूनतम मात्रा को इलेक्ट्रॉन या मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अथवा मूल आवेश कहते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा को इलेक्ट्रॉन अथवा मूल आवेश कहते हैं। इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है जिसका आंकिक मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। ठीक बेटा, उसके बाद बात करते हैं आवेश की परमाणुकता। आवेश की परमाणुकता, देखो बेटा आवेश की परमाणुकता क्या होती है कि आवेश की न्यूनतम मात्रा को इलेक्ट्रॉन अथवा मूल आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन अथवा मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन अविभाज्य है, इलेक्ट्रॉन अविभाज्य है, इलेक्ट्रॉन अविभाज्य है। आवेश की न्यूनतम मात्रा को इलेक्ट्रॉन अथवा मूल आवेश कहते हैं। आवेश की न्यूनतम मात्रा को इलेक्ट्रॉन अथवा मूल आवेश कहते हैं। आवेश अविभाज्य है, इसीलिए किसी कण पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज E
2e3 डॉट 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 के रूप में रहता है, e2e3 डॉट 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 के रूप में रहता है, जिसे आवेश की परमाणुकता कहा जाता है। एक बार फिर से देखते हैं बेटा, फिर से मूल आवेश क्या होता है कि आवेश की न्यूनतम मात्रा को इलेक्ट्रॉन अथवा मूल आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, जिसका आंकिक मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन अविभाज्य है, इसीलिए किसी कण पर आवेश सदैव e2e3 डॉट 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 के रूप में रहता है। इसीलिए किसी कण पर आवेश सदैव e2e3 डॉट 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 के रूप में रहता है। उसके बाद बात करते हैं बेटा आवेश की परमाणुकता, यानी किसी कण पर आवेश सदैव इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज अर्थात e2e3 डॉट 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 के रूप में रहता है, जिसे आवेश की परमाणुकता कहा जाता है। फिर बात करते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत, इसका मतलब ये है संरक्षित होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत में बेटा आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। फिर अब बात करते हैं विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम। विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम, तो देखिएगा बेटा, विद्युत बल संबंधी कूलॉम का नियम। तो देखो बेटा है क्या कूलॉम का नियम। कूलॉम ने क्या कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, इन्होंने कहा स्थिर बिंदु आवेश, बात की स्थिर बिंदु आवेश की, है ना। इन्होंने ये बात कहा स्थिर होना चाहिए और बिंदु आवेश होना चाहिए। यानी कि बेटा स्थिर इसलिए कहा कि अगर तुमको विद्युत बल चाहिए रियल का, तो आवेश को स्थिर ही करना पड़ेगा, क्योंकि स्थिर आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल कार्य करता है। ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है केवल, और जब गतिमान आवेश होता है तो उनमें दो फील्ड आ जाती हैं, दो बल लग जाते हैं, चुंबकीय बल और वैद्युत बल। तुमको यहाँ पे बताना है विद्युत बल कि आवेशों के मध्य वैद्युत बल कितना होता है। ठीक, वैद्युत बल अगर बताना है तो उनको स्थिर करना पड़ेगा, यानी चुंबकीय बल नहीं लाना है। तो इसलिए पहला ही पॉइंट उन्होंने कहा कि स्थिर, दो स्थिर। फिर कहा बिंदु आवेश, यानी आवेश कहीं बड़े बड़े हो गए तो एक दूसरे को अगर प्लस प्लस देख तो एक दूसरे को डिस्टॉर्ट कर, जब पास पास आएंगे तो यहाँ से इनका चार्ज रिपेल होकर कुछ ज़्यादा इधर आ जाएगा, है ना, या सामने हट जाएगा, तो रियल में जो फोर्स मिलेगा वो उनको नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने कहा बिंदु आवेश होना चाहिए, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, है ना। आवेश को कहा कि स्थिर होना चाहिए और बिंदु आवेश, यानी ये दो पॉइंट जरूर बोलने हैं बेटा इनकी डेफिनेशन में। कूलॉम ने क्या कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती हैं। अब देखो बेटा, अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हो तो कोई ना कोई एक नियतांक लगाया जाता है। तो यहाँ पे हम नियतांक लगाते हैं के, मान लो के, सॉरी देखो बेटा इनका जो नियम है एक बार फिर से देखते हैं कि इन्होंने कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके मात्राओं के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलॉम ने क्या कहा बेटा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को बेटा मिला के क्या बन जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या ऐसा भी बन जाएगा बेटा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर,
ये बन गया बेटा फार्मूला, यानी कूलाम के नियम से, यानी कि जो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं उनके जो माना Q1 Q2 क्या थे, माना बेटा Q1 और Q2 क्या थे, स्थिर बिंदु आवेश थे, इनके बीच की दूरी कितनी थी r, है ना। Q1 Q2 स्थिर बिंदु आवेश थे, इनके बीच की दूरी कितनी थी r, तो जो बल लगा इनके गुणनफल के अनुपाती, इनके बीच दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अब इन दोनों को मिलाया ये बना, तो टोटल ये बल निकला बेटा, ठीक। यानी अनुपाती का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई एक नियतांक लगाया जाता है, यहाँ पे हमने k मान दिया नियतांक, और k की वैल्यू होती है बेटा 1/4πε0, 1/4πε0 इंटू k डैश मानो ये हो गई, ठीक। देखो बेटा इसकी वैल्यू ये, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है 9 × 10⁹, कितनी होती है बेटा 9 × 10⁹, यानी कि f बराबर हो जाएगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, इन f इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। देखो बेटा जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। अब बात करते हैं के, बेटा के क्या है, ये माध्यम का परावैद्युतांक, जिसकी वैल्यू वायु या निर्वात के लिए के की वैल्यू होती है बेटा 1, के की वैल्यू कितनी होती है 1। तो देखिएगा फिर से कूलाम ने क्या कहा, कूलाम ने कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों को मैंने मिला दिया तो ये बना। भाई यहाँ पे मान लो कि k डैश एक नियतांक लगा, k डैश की वैल्यू यानी 1/4πε0 k, यानी ये पूरा नियतांक की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹, तो बेटा इसकी वैल्यू 9 × 10⁻, यानी एक ये फार्मूला बन गया कि f = 9 × 10⁻9 × Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसकी वैल्यू होती है 8.8 × 10⁻12, के होता है माध्यम का परावैद्युतांक, जिसकी वैल्यू होती है 1। वायु या निर्वात के लिए वैल्यू इसकी आएगी 1, ठीक बेटा। अब निरपेक्ष विद्युतशीलता की बात करते हैं, बेटा अब बात करेंगे निरपेक्ष विद्युतशीलता। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, ये होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता, ठीक। एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के, ओके। अब अगला टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, means electric field। देखो बेटा विद्युत क्षेत्र है क्या, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश रखने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करे। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कोई अन्य आवेश रखने पर उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करे, वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश रखने से उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित होता है, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। यानी मान लो बेटा ये कोई आवेश है,
इसका कुछ एक रीजन है, यानी ये इतना मान लो ये कोई अगर ये रीजन मान लो कुछ है, ठीक। अब तुम क्या कि वहाँ पे कोई प्लस क्यू आवेश लेकर गए तो इनके मध्य बल लगा, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, यहाँ पे रखे, बल लग रहा है। मान लो यहाँ पे रखे तो लग रहा है, जैसे यहाँ पाया तो उनके मध्य बल नहीं लग रहा है, यानी कि यहाँ तक इसका प्रभाव क्षेत्र है। इसका प्रभाव क्षेत्र कहाँ तक है? यहाँ तक है, ठीक। तुम ऐसे करते बढ़ाते गए, फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि वहाँ तक लगा, लेकिन उसके बाद उसके में बल नहीं लगा, यानी यहाँ तक इसका कोई एक प्रभाव क्षेत्र है। ऐसे अगर सरकमफेरेंस बना दोगे, ऐसे अगर एक सरकमफेरेंस ड्रा कर दोगे इस आवेश के चारों ओर, ये इसका हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र, यानी किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक कोई अन्य आवेश, कोई अन्य परीक्षण आवेश रखने से उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करे, उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। उसे उस आवेश का विद्युत क्षेत्र जहाँ तक रखोगे वहाँ तक उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा, ठीक बेटा। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या कि विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगी। यानी कि जितना बल, अगर यूनिट मान लो कि जैसे कि ये कोई आवेश था, इसका कोई एक फील्ड है, ये यहाँ पे एक तुमने टेस्ट चार्ज क्यों रखा, इस पर जितना फोर्स लगा, अगर ये यूनिट चार्ज है, इस पर जितना फोर्स लगा तो ये फोर्स ही इस बिंदु पर क्या कहलाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी ये फोर्स ही बताएगा कि इतनी तीव्रता का यहाँ पे बल लग रहा है, यानी इतनी इसका जो प्रभाव क्षेत्र का वैल्यू इतनी हाई है, इतनी है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका इतनी है, इंटेंसिटी उसकी इतनी है, ये बताएगा, ठीक। लेकिन वो यूनिट आवेश होना चाहिए, यानी कि एकांक विद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। माना क्यू कूलाम के आवेश पर, माना विद्युत क्षेत्र में स्थित क्यू को परीक्षण आवेश क्यू नॉट, माना विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा F/Q नॉट, ठीक बेटा। अब इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या मिलेगा, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम, मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम। फिर देखते हैं विमीय सूत्र क्या होगा, F का विमीय सूत्र होता है mLT-2 और Q का होता है AT, अभी हमने पढ़ाया था इससे पहले, AT होता है। तो बेटा ये विमीय सूत्र अब बन जाएगा mLT-3A−1 A-1, ठीक बेटा। ये विमीय सूत्र बन गया किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र बन गया, ओके बेटा। अब बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो बेटा, बिंदु आवेश कोई एक पॉइंट चार्ज है, उसके द्वारा माना प्लस क्यू आवेश के, एक प्लस क्यू आवेश है, उससे r दूरी पर, प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में आवेश से r दूरी पर, प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से r दूरी पर स्थिर बिंदु P पर माना प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में आवेश से r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। जहां पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, अतः Q व Q0 के मध्य लगने वाला बल F = 1/4πε0 Q × Q0/r²। ओके बेटा, तो बेटा अब क्या करो, Q0 को नीचे ले आओ तो F/Q0 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अभी हमने क्या पढ़ाया था कि फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज या एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहती है उस बिंदु पर। तो 1/4πε0 Q/r²। तो बेटा ये हो गई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर, यानी एक बिंदु आवेश है, उससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो गई, E = 1/4πε0 Q/r²। ठीक बेटा, अब बात करेंगे कि अब कल के जो भी नया वीडियो अपलोड करेंगे बेटा, उसमें विद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था, निरक्षीय अवस्था की बात करेंगे, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय अवस्था में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसकी निरक्षीय अवस्था में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बात करेंगे। उसके बाद विद्युत बल रेखाएं और फोर्स की जो भी आवेश होते हैं, आवेशों के मध्य बल कैसे लगते हैं, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, इस सभी चीज़ों के बारे में अगले वीडियो में बेटा पूरा अपलोड किया जाएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो बेटा कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।